हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज जिस टॉपिक को हम इस वीडियो में एक्सप्लेन कर रहे हैं उस टॉपिक का नाम है एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट। और इस टॉपिक में हम जिन बातों को आपको एक्सप्लेन करेंगे वो सबसे पहले होगा व्हाट इज एग्रीमेंट, उसके बाद व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट, उसके बाद ये डिस्कस किया जाएगा कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बना कैसे या उसका ईयर क्या है। उसके बाद हम बात करेंगे व्हाट आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट। और इस वीडियो के लास्ट सेक्शन में बात की जाएगी व्हाट आर द इसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, यानी एक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड होने के लिए कौन कौन से एलिमेंट का होना अनिवार्य है। तो स्टूडेंट, अब हम अपने इस टॉपिक यानी एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट को एक्सप्लेन करने की स्टार्टिंग कर रहे हैं। और सबसे पहले हम बात कर रहे हैं व्हाट इज एग्रीमेंट। स्टूडेंट, एग्रीमेंट का सबसे सिंपल और कॉमन वर्ड्स में मतलब है एग्रीमेंट इक्वल टू ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, यानी जब कोई एक पार्टी हमको किसी चीज का ऑफर दे और हम उसको अपना कंसेंट दे दें यानी अपनी सहमति दे दें या उसको एक्सेप्ट कर लें, तो ये जो ऑफर और एक्सेप्टेंस कंबाइन होकर बना वो एग्रीमेंट है। इसीलिए कहा जाता है एग्रीमेंट इक्वल टू ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। इसको हम आपको एक एग्जांपल के थ्रू भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि सपोज दो पार्टी हैं एक्स और वाई। एक्स ने ऑफर किया वाई को अपनी कार 2 लाख में और वाई ने उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया कि वो 2 लाख में उस कार को खरीद लेंगे। तो ये जो ऑफर और एक्सेप्टेंस हुई इसको एग्रीमेंट कहा जाएगा। और यहाँ पर एक बात आप नोट कर लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एग्रीमेंट होने के लिए 2 पार्टी यानी 2 लोगों का होना अनिवार्य है। जब तक 2 लोग नहीं होंगे तब तक एग्रीमेंट नहीं होगा। तो एग्रीमेंट इज सिंपली ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। इसका जो लॉ के अंदर डेफिनेशन है सेक्शन 2 के अंदर, उसमें कहा गया है कि एवरी प्रॉमिस एंड सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन ऑफ ऑल पार्टीज इज नोन एज और इज कॉल्ड एज एग्रीमेंट। स्टूडेंट, आप यहां पर एक बात और अच्छे से समझ लीजिए और नोट कर लीजिए कि एग्रीमेंट पहले आता है, कॉन्ट्रैक्ट बाद में आता है। यानी जब तक एग्रीमेंट नहीं होगा तब तक कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट नहीं होता। तो ये तो था एग्रीमेंट यानी ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। अब हम बात करते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है। जिस तरह स्टूडेंट एग्रीमेंट ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस होता है उसी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट को एक कॉमन वर्ड में या सिंपल वर्ड में इस तरीके से लिखते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट इक्वल टू एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सेबल बाय लॉ। और इसकी जो डेफिनेशन है लॉ के अंडर वो ये है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सब सेक्शन H, अ कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। एक बार इसको फिर से समझ लीजिए कि एग्रीमेंट सिंपली हुआ ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस और कॉन्ट्रैक्ट हुआ एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सेबल बाय लॉ। यानी जब आपको एक पार्टी कोई ऑफर दे, जैसे एक्स ने वाई को कार बेचना चाहा 2 लाख में, तो ये ऑफर हो गया और वाई ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, उसमें अपने कंसेंट यानी सहमति दे दी, तो ये ऑफर और एक्सेप्टेंस जुड़कर एग्रीमेंट हो गया। और जब हमने इस एग्रीमेंट को लीगल करा लिया या उसको इन्फोर्सेबल बाय लॉ करा लिया, उसको लीगली कन्वर्ट कर लिया, तो वो हो गया कॉन्ट्रैक्ट। तो एग्रीमेंट इक्वल टू ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस और कॉन्ट्रैक्ट इक्वल टू एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबल बाय लॉ। अब स्टूडेंट, हम ये बात करते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बना कैसे। तो इसमें सबसे पहले आप ये बात नोट कर लीजिए जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कॉन्ट्रैक्ट का एक्ट है 1872 और ये ऐसे बना कि सबसे पहले इसका एक रफ ड्राफ्ट बना। रफ ड्राफ्ट बनने के बाद इसमें कुछ अमेंडमेंट हुए जो 1872 के अप्रैल में हुए और अमेंडमेंट यानी चेंजेस होने के बाद 1 सितंबर 1872 को ये एक लॉ बन गया। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कब बना, तो उसकी जो स्पेसिफिक जो डेट है वो है 1 सितंबर 1872 और उस वक्त ये पूरी इंडिया में एप्लीकेबल था एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। और ये जब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बना तो इसके 2 पार्ट रखे गए। ये पहला पार्ट यानी फर्स्ट पार्ट हुआ जनरल प्रिंसिपल्स का और जो सेकेंड और लास्ट पार्ट हुआ वो हुआ स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट का। तो इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 बना। अब स्टूडेंट, हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि व्हाट आर द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट। तो सबसे पहले आप पहला डिफरेंस यही लिखिएगा कि एग्रीमेंट इक्वल टू ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस और कॉन्ट्रैक्ट इक्वल टू एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सेबल बाय लॉ।
सेकेंड डिफरेंस आप ये लिख सकते हैं कि एग्रीमेंट पहले आएगा, कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट के बाद होगा, या इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि जब तक एग्रीमेंट नहीं होता कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट नहीं हो सकता। तो एग्रीमेंट पहले आएगा, जब एग्रीमेंट हो जाएगा और उसको फिर हम लीगल वे में कन्वर्ट करें या उसको इन्फोर्सेबल कर लें लॉ से, तो वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बन जाएगा। ये दूसरा डिफरेंस हुआ। थर्ड डिफरेंस आप ये लिख सकते हैं कि एग्रीमेंट का स्कोप वाइड है और कॉन्ट्रैक्ट का स्कोप जो है वो नैरो है। अब ये कैसे? एग्रीमेंट का स्कोप वाइड इसलिए है क्योंकि एग्रीमेंट पहले होगा और कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट पर डिपेंड है, यानी जब तक एग्रीमेंट नहीं होता तब तक कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट नहीं होगा। इसीलिए एग्रीमेंट का स्कोप वाइड है यानी बड़ा है और कॉन्ट्रैक्ट का स्कोप एग्रीमेंट के कंपैरिजन में कम है। तो ये तीन डिफरेंस हुए। इसके अलावा आप जो लॉ की डेफिनेशन है उसको भी डिफरेंस के रूप में लिख सकते हैं। एग्रीमेंट में जो सेक्शन 2 के अंदर डेफिनेशन है वो है एवरी प्रॉमिस एंड सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन इज एग्रीमेंट, और जो कॉन्ट्रैक्ट की लॉ के अंडर डेफिनेशन है वो है सेक्शन 2 सबसेक्शन H में अ कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाय लॉ। इसके अलावा फिफ्थ डिफरेंस आप ये भी लिख सकते हैं कि एग्रीमेंट मोस्टली जरूरी नहीं है कि रिटन में हो, जबकि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ज्यादातर रिटन होते हैं और रजिस्टर्ड होते हैं। तो ये 5 डिफरेंस आप अपने डिफरेंसेस में लिख सकते हैं। इसके अलावा अब हम इस वीडियो के लास्ट सेक्शन में बात कर रहे हैं कि एक इसेंशियल कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए या वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए कौन कौन से इसेंशियल एलिमेंट्स का होना अनिवार्य है यानी जरूरी है। तो सबसे पहले तो आपको यही लिखना पड़ेगा इसमें पहली हेडिंग की ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, यानी जब तक ऑफर और एक्सेप्टेंस नहीं होता, यानी एग्रीमेंट जब तक नहीं होता तब तक कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। तो ये पहला वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इसेंशियल एलिमेंट है, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, जिसको कंबाइनली कहकर एग्रीमेंट बोलते हैं। सेकेंड इसेंशियल एलिमेंट है इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, यानी जरूरी नहीं है कि आप हर ऑफर और एक्सेप्टेंस को लीगल ही कराओ या लॉ से इन्फोर्स ही कराओ। अगर आपका कोई फैमिलियर रिलेशनशिप है या आपको पूरा उस पर बिलीव या ट्रस्ट है तो आप उसको ओरली भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि वो चीज रिटन हो। तो जब तक इंटेंशन नहीं होता कि इस चीज को लीगल कराया जाए तब तक वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। तो अब तक ये 2 इसेंशियल एलिमेंट हुए, पहला ऑफर एंड एक्सेप्टेंस और दूसरा इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। थर्ड इसेंशियल एलिमेंट है कि कॉन्ट्रैक्ट वही लोग कर सकते हैं जो माइनर ना हो। माइनर होने का मतलब स्टूडेंट ये होता है जिनकी एज 18 साल से कम ना हो। ऐसे इंडिविजुअल या ऐसे पर्सन्स या ऐसी पार्टीज जिनकी एज 18 एबव हो, यानी वो माइनर की कैटेगरी में ना आते हों, ऐसे लोग कॉन्ट्रैक्ट के लिए एलिजिबल हैं। साथ ही ऐसे लोग जो अनसाउंड माइंडेड ना हो। स्टूडेंट अनसाउंड माइंडेड का मतलब ये होता है जिनको कोई दिमागी प्रॉब्लम है, जो मेंटली फिट नहीं है, ऐसे लोग कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो ये भी एक इसेंशियल एलिमेंट है। इसके अलावा नेक्स्ट इसेंशियल एलिमेंट ये भी होता है जिसको बोलते हैं कंसिडरेशन। स्टूडेंट कंसिडरेशन का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न, यानी जब भी कॉन्ट्रैक्ट होगा तो जो 2 पार्टीज होंगी या 2 से ज्यादा पार्टीज होंगी उन सबको कुछ ना कुछ इन रिटर्न मिलना चाहिए। जैसे अभी हमने एक एग्जाम्पल दिया था कि एक्स ने ऑफर किया बाई को कार और बाई ने एक्सेप्ट कर लिया, तो वाई को कार मिल जाएगी और एक्स को उसके बदले 2 लाख रुपए मिल जाएंगे। तो ये क्या हो गया? कंसिडरेशन, यानी दोनों पार्टीज को कुछ ना कुछ मिल रहा है। तो कंसिडरेशन बहुत जरूरी है। जब तक कंसिडरेशन नहीं होगा तब तक कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है। और स्टूडेंट यहाँ पर एक बात ये भी नोट कर लीजिए कि कंसिडरेशन के 3 टाइप होते हैं, प्रेजेंट कंसिडरेशन, पास्ट कंसिडरेशन और फ्यूचर कंसिडरेशन। तो ये भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इसेंशियल एलिमेंट है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए। इसके अलावा एक और इसेंशियल एलिमेंट आप नोट कर लीजिए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए, जिसको बोला गया फ्री कंसेंट। स्टूडेंट फ्री कंसेंट का मतलब होता है कि आप एक ही चीज पर सहमत हों एक ही टाइम पर, यानी फ्री कंसेंट मतलब एक ही चीज पर आप सहमत हों एक ही टाइम पर। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि सपोज एक्स जो है वो उनकी 2 टेलीविजन हैं, 2 अलग अलग ब्रांड के। सपोज एक सैमसंग का है, दूसरा LG का है, या कोई भी ब्रांड आप एज्यूम कर सकते हैं। एक्स सोचे बैठे हैं कि वो सैमसंग का टीवी वाई को बेचेंगे और वाई के माइंड में है कि उनको LG का मिलेगा। तो यानी सेम थिंग और सेम सेंस में उस चीज को नहीं हो रहा है। तो जब तक नहीं होगा तो ये भी एक इसेंशियल एलिमेंट नहीं होगा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए। तो फ्री कंसेंट का होना इसेंशियल एलिमेंट है। जब तक फ्री कंसेंट नहीं होगा तब तक वो एक इसेंशियल एलिमेंट नहीं हो सकता वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के
लिए। और फ्री कंसेंट के अंदर कई चीजें आती हैं, जैसे कोरिजन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक एक्सेट्रा। तो स्टूडेंट ये थे इसेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, यानी मिनिमम 2 पर्सन हो, ऑफर और एक्सेप्टेंस हो, उनका एक इंटेंशन हो उसको लीगल कराने का, कंसिडरेशन हो, फ्री कंसेंट हो, 18 साल से ऊपर हो यानी माइनर ना हो, और साथ ही अनसाउंडेड माइंड ना हो, और कॉन्ट्रैक्ट ऐसा हो जो परफॉर्म करने के लायक हो, यानी कोई भी ऐसी चीज का कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर लेना है जो एग्जिस्ट ही ना करे, या आर्टिफिशियल हो जिसका एग्जिस्टेंस ही ना हो। तो ये रहेंगे इसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो इस वीडियो में हमने आपको ये बताया एग्रीमेंट क्या है, यानी सिंपली ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इक्वल टू एग्रीमेंट। कॉन्ट्रैक्ट क्या है, एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज कॉन्ट्रैक्ट। दोनों में डिफरेंस क्या है, पहले एग्रीमेंट आएगा बाद में कॉन्ट्रैक्ट आएगा। एग्रीमेंट का स्कोप वाइड यानी बड़ा है, कॉन्ट्रैक्ट का स्कोप उसके कंपैरिजन में नैरो है। जब तक एग्रीमेंट नहीं होगा कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट नहीं हो सकता। एग्रीमेंट जरूरी नहीं है कि रिटन ही हो, जबकि कॉन्ट्रैक्ट रिटन भी होते हैं और रजिस्टर्ड भी होते हैं। और इसका जो कॉन्ट्रैक्ट का एक्ट है वो है 1872, पूरी इंडिया में एप्लीकेबल एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। और जो इसेंशियल एलिमेंट हुए वो हुए ऑफर एंड एक्सेप्टेंस का होना, मिनिमम 2 पार्टीज का होना, उनका इंटेंशन उस चीज को लीगल क्रिएट करना, और कंसिडरेशन का होना, फ्री कंसेंट का होना, माइनर ना होना यानी 18 साल से कम ना होना, और अनसाउंड माइंडेड ना होना। साथ ही साथ ऐसी चीज हो कॉन्ट्रैक्ट में जो परफॉर्म करने के लायक हो। तो हम स्टूडेंट आपसे ये उम्मीद रखते हैं कि आपको ये टॉपिक समझ में आएगा। हमसे ऐसे ही जुड़े रहिए। टिल देन स्टे ट्यून विद अस। हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट। गुड लक फॉर योर फ्यूचर।